So today we are here to discuss about the previous year question which is asking in the MS exams. क्योंकि कुछ बच्चों ने क्वेरी कर रहे हैं कि सर MS के पेपर नहीं मिल रहे हैं एंड उसको कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कौन सा सिलेबस आता है। तो राइट नाउ हम लोगों ने क्या किया है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है, फाइंड आउट किया है एंड हम लोग वहां पे क्या करने जा रहे हैं कि आप लोगों के लिए उसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि कैसे क्वेश्चंस आए थे और उसको आपको कैसे सॉल्व करना है बेसिकली। ठीक है, सो वी हैव दिस क्वेश्चन नंबर 1. The question number 1 asking about the growth increase in plant by कि अगर कोई प्लांट अगर है तो प्लांट में जो ग्रोथ होती है बेसिकली ये ग्रोथ होती कैसे है। ठीक है, तो आप सब लोगों को पता होगा कि देयर इज अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कि प्लांट में क्या होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिलते हैं और इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की खास बात क्या होती है कि ये टिश्यू जनरली आपके डिवीजन कॉज करते हैं, सेल को डिवाइड करते हैं और जब सेल का डिवीजन होता है तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेंगे एंड जब भी नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता है तो क्या होगा सेल का ग्रोथ मतलब प्लांट का जो ग्रोथ होगा वो हो जाएगा वहां पे। तो रिमेंबर दैट कि देयर इज अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो बेसिकली रिस्पांसिबल होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए। ठीक है, और जनरली क्या होता है कि जब सेल डिवीजन होता है तो ग्रोथ होती है ना पे क्या देखा जाता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है ये प्लांट के एपिकल लेंथ मतलब उसके लेंथ को बढ़ाएगा। ठीक है, लेंथ इंक्रीज हो जाएगा यहां से एंड सेकंड अगर हम बात करें प्लांट में क्या देखा जाता है कि जो लेटरल ग्रोथ है ये लेटरल ग्रोथ मतलब उसकी जो गिर्थ है ये गिर्थ भी यहां पर इंक्रीज होती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना कि यस प्लांट की लेंथ बढ़ाना है, गिर्थ बढ़ानी है तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के लिए रिस्पांसिबल होता है बिकॉज़ इट कैन गो फॉर द डिवीजन और डिवीजन भी कौन सा द डिवीजन यहां पर होता है माइटोसिस। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारा सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन आया हुआ था वहां पे इट इज आस्किंग अबाउट द बैक्टीरियोफेज के बारे में बताइए कि जो बैक्टीरियोफेज होता है बेसिकली बैक्टीरियोफेज क्या है। ठीक है ना, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बैक्टीरियोफेज। तो अगर हम बात करें यहां पे जो बैक्टीरियोफेज है बैक्टीरियोफेज की खास बात क्या होती है कि जो बैक्टीरियोफेज होता है ये इंफेक्शन कॉज करता है बैक्टीरिया में। ठीक है, और बैक्टीरिया में वहां पे जाके क्या करता है इसको वहां पे जाके किल करेगा। क्यों किल करेगा बिकॉज ये जो बैक्टीरियोफेज होता है इट इज ऑलमोस्ट वायरस, ये वायरस की तरह ही होता है। जैसे कोई वायरस किसी सेल के अंदर जाता है और वहां पे जाने के बाद नंबर ऑफ प्रोजेनी को इंक्रीज करता है। ठीक है ना, वैसे ये वायरस जो है आपका ये सिंपली वायरस बैक्टीरिया की बॉडी में जाएगा और जाने के बाद वहां पे क्या करता है प्रोजेनी इंक्रीज करेगा। अब जैसे मान लो अगर हमारे पास कोई बैक्टीरियल सेल अगर था लाइक ई कोलाई तो इसका प्रोजेनी का नंबर यहां पे बढ़ेगा, ये इस सेल को बर्स्ट करके फिर एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाते हैं। तो सिंपल मतलब है कि जो बैक्टीरियोफेज क्या है आपका बैक्टीरिया ईटिंग वायरस है। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन पूछा हुआ था एमएस के एग्जाम में। फिर अगर हम बात करें हमारे थर्ड क्वेश्चन के लिए, जो थर्ड क्वेश्चन पूछा हुआ था इन व्हिच फेज ऑफ द सेल साइकिल, इस सेल साइकिल का कौन सा फेज है जहां पर क्या होता है आपका डीएनए की सिंथेसिस होती है। तो आप सबको पता होगा सेल डिवीजन क्या होता है। तो सेल डिवीजन में जनरली आपने देखा होगा कि इन द सेल डिवीजन देयर आर सम ऑफ द फेजेस। जैसे हम देखें वहां पे G1 फेज होता है, ठीक है ना, फिर S फेज आता है, फिर G2 फेज आता है, देन इसके बाद आता है M फेज। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा हुआ था कि जो अलग-अलग फेज किसी सेल साइकिल में होते हैं, ठीक है, उन सेल साइकिल के जो फेजेस हैं उसमें क्या स्पेशल होता है। तो स्पेशली अगर पूछा गया था एस फेज के बारे में कि एस फेज में क्या-क्या होता है। तो अगर हम एस फेज की बात करते हैं तो एस फेज में तीन काम होते हैं इंपॉर्टेंट। पहला काम क्या होता है डीएनए का रेप्लिकेशन, कि डीएनए यहां पर रेप्लिकेट करता है। ठीक है, दूसरा यहां पे क्या होता है द सेकंड वर्क इज अबाउट द डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल, कि जो सेंट्रियोल होता है ये भी आपका एस फेज में डुप्लीकेट होता है मतलब डबल होता है। एंड थर्ड अगर हम बात करते हैं हमें क्या देखा जाता है कि जो हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन भी यहां पर सिंथेसाइज होता है। तो इन तीनों में से जो भी ऑप्शन रहा होगा आपको राइट आंसर आपको दे देना कि यस एस फेज में आपका जो डीएनए सिंथेसिस होता है कहां पे होता है आपका एस फेज के अंदर होता है। अगर आपको पता सेंट्रियोल कहां डुप्लीकेट होता है ये भी एस फेज में ही होता है और जो आपका हिस्टोन प्रोटीन होता है ये भी कहां बनता है आपका एस फेज में ही बनता है। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। फिर अगर हम बात करें द केस ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन था इट इज अबाउट द नंबर ऑफ बोन्स व्हिच इज फाउंड इन द सर्वाइकल, thorax, lumbar, sacral and coccygeal।
कि हमारी बॉडी में जो जनरली आपको जो वर्टिब्रल कॉलम है, वो वर्टिब्रल कॉलम में नंबर ऑफ बोन्स कितनी है? तो एज वी नो दैट कि ये तो हमारा नेक रीजन होता है, इसको हम सर्विकल कहते हैं बेसिकली, ठीक है। उसके बाद देखिए जो थोरैक्स एरिया होता है, थोरैसिक वर्टिब्रे, स्टमक वाला रीजन हमारा लंबर, ठीक है। उसके बाद कॉक्सियल, ये हमारे प्रेजेंट होते हैं। तो नंबर ऑफ बोन अगर देखें तो सर्वाइकल में क्या देखा जाता है कि कोई भी नेक हो, किसी भी वर्टिब्रेट की हो, वहां पे क्या देखा जाएगा? देयर इज अ 7 सर्वाइकल वर्टिब्रेट। थोरैक्स में कितना देखते हैं आप कि थोरैक्स के पास लगभग हर जगह पे ऑलमोस्ट 12 होता है, ठीक है। लंबर में देखें तो वहां पे कितने है आपका? 5। सैक्रल बोन जो है यहाँ पे भी 5 होती है, और जो कॉक्सियल होता है यहाँ पे होते हैं 4। तो टोटल नंबर ऑफ बोन यहाँ पे कितना निकल के आता है? 33 बोन्स बन के आते हैं, ठीक है। जो इन्फेंट में देखा जाता है कि 33 बोन्स मिलती हैं, तो नंबर ऑफ बोन्स हमारे पास ये निकल के आती है यहाँ पे। तो सीधा सीधा एनसीईआरटी पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, ज्यादा कुछ करना नहीं था यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इट इज अबाउट द डॉट्स इज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। अब जैसे आपने चैप्टर पढ़ा होगा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, तो आपने देखा होगा कि वहां बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह हैं जो डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है। तो उसी में से एक आपको होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो जनरल ट्यूबरकुलोसिस कॉज करता है, ठीक है। तो जनरली क्या देखा जाता है कि डॉट्स होता है ना, आपका डॉट्स का फुल फॉर्म होता है क्या? डायरेक्टली ऑब्जॉर्ब सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट। और ये जो डॉट्स है बेसिकली ट्यूबरकुलोसिस, जो आपका बेसिकली लंग से रिलेटेड डिजीज है, ठीक है ना। तो जनरली आपका माइकोबैक्टीरियम कॉज करता है। तो माइकोबैक्टीरियम को किल करने के लिए जनरली क्या देखा जाता है कि जब किसी को अगर ये हो जाता है ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हम सिंपल वे में अगर हम देखें तो आपने पढ़ा होगा किसी बंदे को हम टीबी कहते हैं, जिसको टीबी हो गया है। तो टीबी का मतलब ट्यूबरकुलोसिस होता है, उसको ट्रीट करने के लिए डॉट्स का यूज किया जाता है। डायरेक्टली ऑब्जर्व शॉर्ट कोर्स ट्रीटमेंट इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहां से इसका आंसर मिल गया था आपको। नेक्स्ट अगर हम बात करें, वी हैव द एक्सेसरी ग्लैंड व्हिच इज फाउंड ओनली इन द मैमल्स में, कि मैमल्स में जो मैन होते हैं बेसिकली वहां पे एक्सेसरी ग्लैंड कौन सा होता है? एक्सेसरी का मतलब होता है कि ये आपकी रिक्वायरमेंट चाहिए, लेकिन प्राइमरी ऑर्गन्स कुछ और होते हैं, प्राइमरी ग्लैंड कुछ और होते हैं। तो ह्यूमन में क्या देखा जाता है, जो मैन होते हैं बेसिकली यहां पर जो एक्सेसरी ग्लैंड होता है, इसका नाम होता है क्या? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। और ये जो ग्लैंड है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बेसिकली ये मैमल्स के अंदर मिलती है, मैन के अंदर मिलती है, जनरली स्पर्म्स के मैच्योरेशन के लिए रिस्पांसिबल होती है, ठीक है। तो पूछा हुआ था कौन सा, तो आपका गिवन 4 ऑप्शन, हमारा आंसर क्या हो जाता है यहाँ पे? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड यहाँ पर हो जाता है, ठीक है बच्चों। फिर अगर हम बात करें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी, दिस इज अबाउट द जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। कि जो जूट फाइबर होता है ये कहां से मिलता है? तो अगर हम बात करें जूट फाइबर के बारे में, तो कोई भी फाइबर जनरली जो देखा जाता है मिलता कहां से? प्लांट से मिलता है। अब प्लांट में अगर आप देखें तो प्लांट में होते हैं कुछ सेल्स, स्पेसिफिक सेल्स। जैसे हम देखें इन द केस ऑफ प्लांट, प्लांट में क्या होता है आपका? फ्लोएम फाइबर होता है। आपने पढ़ा होगा फ्लोएम के बारे में कि देयर इज अ फ्लोएम फाइबर। 4 स्ट्रक्चर होते हैं फ्लोएम के अंदर, फ्लोएम फाइबर्स में से एक होता है। जैसे हम देखें इसके अलावा कौन कौन से होते हैं? तो सीव ट्यूब होता है, ठीक है। इसके अलावा देखें तो कंपेनियन सेल होता है, एंड वी हैव द फ्लोएम स्क्लेरेंकाइमा, सॉरी पैरेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा है प्लस पैरेंकाइमा। अब फ्लोएम स्क्लेरेंकाइमा को ही कहा जाता है क्या? फ्लोएम फाइबर। और इस फाइबर की जो लेंथ होती है ना ये ज्यादा होती है, इसी वजह से इसको यूज किया जाता है फॉर द मेकिंग ऑफ जूट फाइबर, ठीक है। इसके अलावा भी और जैसे जूट हो गया, फ्लैक्स हो गया, हेम्प हो गया, ये सब आपके फाइबर्स हैं। तो जनरली जो फ्लोएम स्क्लेरेंकाइमा होता है ये आपको फ्लोएम फाइबर भी कहलाता है, एंड फ्लोएम से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका आंसर सिंपली द फ्लोएम। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट वन, इट इज अबाउट हाउ मेनी हार्ट चैम्बर इन द कॉकरोचेस, कि कॉकरोचेस में कितने हार्ट चैम्बर होते हैं। तो जैसे हमें पता है कि ह्यूमंस के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं, कॉकरोचेस के पास क्या देखा जाता है कि दे हैव द 13 चैम्बर्ड हार्ट। अलग अलग हार्ट होते हैं, अलग चैम्बर्स होते हैं। तो आपको सिंपल ध्यान रखना कि 13 चैम्बर्स यहां प्रेजेंट होते हैं। मतलब ये हुआ कि इन द एग्जाम कॉकरोचेस के क्वेश्चन बिल्डअप हुए थे, जो पिछली बार आपका आंसर हटा दिया गया था एनसीबीएसई के बुक से, तो अभी यहां से क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बीओडी,
कि अगर किसी वाटर की वैल्यू जो है बीओडी की वो लेस देन 5 ppm अगर है, इसका मतलब क्या होता है, या मोर देन 5 अगर होता है तो क्या होता है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बीओडी होता क्या है। अगर हम बात करें बीओडी के बारे में कि बीओडी क्या है, तो बीओडी का मतलब होता है कि आप वाटर के अंदर उसके पॉल्यूशन लेवल को चेक कर रहे हैं कि वाटर पॉल्यूशन कितना है, पॉल्यूशन कितना है। जैसे मान लो किसी वाटर में पॉल्यूशन है तो वहां पे क्या देखा जाता है कि ऑर्गेनिक मैटर होता है वहां पर, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर के अलावा वहां पे क्या मिल सकता है आपको, इनऑर्गेनिक मैटर जो होता है, ये इनऑर्गेनिक मैटर भी यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या देखा था बीओडी के लिए कि बीओडी में हम क्या कैलकुलेट करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर कितना है। और कैसे किया, जैसे मान लो आपके पास एक सैंपल हमने लिया और इस सैंपल में आपने अभी 1 लीटर सैंपल ले रखा है इस ट्यूब के अंदर, ठीक है। और इस 1 लीटर सैंपल में कितना ऑर्गेनिक मैटर है उसको फाइंड आउट करने के लिए आप यहाँ पे क्या करते हैं, इसके सैंपल के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं। तो 1 लीटर सैंपल में कितना ऑक्सीजन आपने दिया है ताकि टोटल ऑर्गेनिक मैटर खत्म हो जाए, वो बताता है आपका बीओडी, ठीक है। और वैल्यू अगर आता है लेस देन 5 ppm तो इसका मतलब होता है कि आपका जो वाटर है वो ठीक है, पीने लायक है। लेकिन अगर वैल्यू आता है मोर देन 5 ppm तो क्या हो जाएगा, आपका वैल्यू आपका मतलब वाटर जो है पॉल्यूट है और वो पीने योग्य नहीं है। जितना ज्यादा हाई वैल्यू आता है बीओडी का उतना ज्यादा वाटर पॉल्यूट हो जाता है। तो सिंपल है बताना है कि अगर आपका बीओडी अगर आपका लेस देन 5 ppm है तो पानी पीने योग्य है नहीं है, कुछ ऑप्शन दिए थे वहां पर, तो मतलब ये हो कि पानी पीने योग्य था, ड्रिंकेबल वाटर था, ठीक है। द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल, कि सेल साइकिल जो होता है इसका लॉन्गेस्ट फेज कौन सा होता है। तो अगर हम बात करें लॉन्गेस्ट फेज के बारे में, तो जिसे हम देखा था, बताया था मैंने आपको कि सेल साइकिल में क्या देखा था, तो कुछ फेजेस होता है। तो सबसे बड़ा जो फेज होता है यह आपका होता है इंटरफेज, और इंटरफेज के अंदर आते हैं 3 सब फेजेस, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज, ठीक है। और इंटरफेज के बाद कौन सा फेज आता है आपका, एम फेज आता है। तो जनरली क्या देखा जाता है किसी भी सेल साइकिल में कि जो इंटरफेज होता है ये फेज आपका मोर देन 95% टाइम कंज्यूम करता है, ठीक है। कि सेल डिवीजन के समय पे यहाँ पे क्या देखा जाता है, मोर देन 95% टाइम ड्यूरेशन जो है वो हमारा इंटरफेस कंज्यूम करता है। जैसे ह्यूमन को अगर देखें तो ह्यूमन में क्या होता है, सेल डिवीजन आपका 24 आवर्स में कंप्लीट होता है, ठीक है। तो 24 आवर्स में अगर आप देखोगे तो 22 से लेकर 23 घंटे जो है ना वो कहाँ हमारे इंटरफेस कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना कि यस द लॉन्गेस्ट फेज हमारा इंटरफेज होता है सेल साइकिल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, टाइप ऑफ बॉन्ड इन द न्यूक्लियोटाइड, कि न्यूक्लियोटाइड में कौन-कौन से बॉन्ड होते हैं। वहां पर कुछ ऑप्शन दिए होते हैं, कॉम्बिनेशन दिया होता कि जैसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, कौन-कौन से बॉन्ड्स हैं। तो न्यूक्लियोटाइड अगर बनाना है आपको तो कौन सा बॉन्ड होगा वहां पे। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियोटाइड होता क्या है। न्यूक्लियोटाइड बायो मॉलिक्यूल है जिससे मिलकर आपका डीएनए बनता है, ठीक है। अगर आप एक न्यूक्लियोटाइड को अगर आप देखो इन द सिंगल न्यूक्लियोटाइड आपको वहां पे क्या दिखाई देता है, देयर इज अ 3 कंपोनेंट्स, 3 कंपोनेंट्स होते हैं वहां पे। द वन इज कॉल्ड नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर होता है, यहाँ पे जो 5 कार्बन का होता है, प्लस फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, ठीक है। 3 कंपोनेंट जब मिलते हैं तो आपका एक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे क्या देखा जाता है कि जो आपका नाइट्रोजनस बेस है और जो शुगर है इसको जोड़ने के लिए आपका जो बॉन्ड चाहिए होता है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या लिंकेज चाहिए होता है जिसको जोड़ता है। और आपको शुगर और फॉस्फेट को जोड़ने के लिए यहाँ पे फॉस्फो एस्टर बॉन्ड की रिक्वायरमेंट होती है। तो किसी भी एक न्यूक्लियोटाइड की तरह आप देखोगे तो क्या दिखाई देगा, 2 बॉन्ड्स दिखाई देंगे। द वन इज कॉल्ड एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो आपका एनबी को शुगर से जोड़ेगा, और सेकंड आपका फॉस्फोएस्टर बॉन्ड जो आपका शुगर और फॉस्फेट से जोड़ेगा, ठीक है ना। एक टर्म और आता है द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, वो हम तब यूज करते हैं जब ये फॉस्फेट मॉलिक्यूल आपका किसी और शुगर से जाके जुड़ जाए तो बनता है आपका फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो याद से कितना रखना है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड या एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन देखा जाता है जो आपके न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट मेथड टू सेपरेट डीएनए फ्रैगमेंट।
कि कौन सा मेथड होता है जिसके थ्रू आप जनरली क्या करते हैं, डीएनए के फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करते हैं। और ये मेथड जनरली देखा जाता है ना, जैसे आपने पढ़ा होगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, लाइक वी हैव द बायोटेक्नोलॉजी, वहां पे आपको एक प्रोसेस दिया गया है एंड द प्रोसेस का जो नाम है वहां पे, द नेम ऑफ दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सब लोग करते हैं क्या, यहाँ पे आपके पास जो डिवाइस होता है, ठीक है ना, यहाँ पर आप अपने सैंपल को लोड करते हैं जो हमारा डीएनए होता है, ठीक है, और इस डिवाइस को आप दो एनोड से कनेक्ट करते हैं, एनोड एंड कैथोड। यहाँ पे क्या देखा जाता है कि आपका ये वाला जो एंड होता है, दिस एंड द पॉजिटिव टर्मिनल, और जहां पे सैंपल आप लोड कर रहे हैं ये आपका नेगेटिव टर्मिनल होता है। और जैसे ही आप इसको बैटरी से कनेक्ट करके इसको ऑन करते हैं, यहाँ पे क्या देखा जाता है कि डीएनए क्या होता है, आपका सेपरेट होता है, सबसे छोटा सबसे ऊपर, उससे बड़ा उससे वो नीचे, सबसे बड़ा सबसे नीचे आ जाता है, इस तरीके से। तो आप डीएनए को ऑन द बेसिस ऑफ फ्रैगमेंट लेंथ सेपरेट कर सकते हैं एंड दिस मेथड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसको आप इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर सिंपल इलेक्ट्रोफोरेसिस आ जाना था, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन का, इज अबाउट द व्हिच ऑफ द एनिमल सेल हैज सेल वॉल। कि एनिमल सेल में सेल वॉल होता है, कौन से एनिमल सेल में होता है? तो एनिमल सेल की प्रॉपर्टी यही है बच्चे कि यहाँ पे कोई सेल वॉल नहीं होता है, दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ सेल वॉल। इसकी खास बात है। बाकी जो 4 किंगडम्स हैं, द किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी एंड किंगडम प्लांटी, दे ऑल हैव द सेल वॉल, बट किंगडम एनिमलिया में होता है। दैट्स व्हाई आंसर क्या मतलब कि एनिमल सेल में डू नॉट हैव द सेल वॉल, यहाँ पे होता ही नहीं है। तो आंसर आपको सीधा मिल जाना था आपको, ठीक है। फिर अगर हम बात करें भी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच हार्मोन इज रिस्पांसिबल फॉर द सेनेंसेस इन द लीफ। सेनेंसेस का मतलब पहले समझते हैं क्या होता है। सेनेंसेस का मतलब होता है कि जैसे मान लो कोई हमारे पास स्टेम अगर है, ठीक है, और स्टेम पे यहाँ पे कोई लीफ लगी हुई है, तो लीफ क्या हमेशा रहती है वहां पे? नहीं, ये लीफ जो होगा पहले यंग होगी, ठीक है, यंग के बाद क्या होगा, ये लीफ मैच्योर होगा एंड मैच्योर होने के बाद क्या होगा, इसकी डेथ भी होगी, ये डेथ कॉज करेगा, मर जाएगी लीफ, ये खराब हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या देखा जाता है कि सेनेंसेस इज अ प्रोसेस वेयर नेचुरल डेथ अकर। और यहाँ पे से मान लो जब लीफ पुरानी हो जाएगी तो उसको यहाँ से ड्रॉप करना पड़ेगा, ठीक है ना, लीफ को यहाँ से ड्रॉप कर दिया, आपने देखा होगा लीफ ड्रॉप हो जाती है। तो लीफ ड्रॉप कब होगा? जब सेनेंसेस होता है। और सेनेंसेस कॉज करने के लिए क्या देखा जाता है, देयर इज अ हार्मोन, इसका नाम होता है ABA, एब्सिसिक एसिड, जो सेनेंसेस को इंक्रीज करता है, एनहांस करता है। और जो ऑक्सिन होता है ये सेनेंसेस को रोकने का काम करता है। ध्यान रखेंगे आपको कि सेनेंसेस रोकना है तो ऑक्सिन रिस्पांसिबल है, सेनेंसेस कॉज करवाना है तो ABA मींस एब्सिसिक एसिड रिस्पांसिबल होता है, जो आपके लीफ को ड्रॉप करने में हेल्प करेगा। तो राइट आंसर इज द एब्सिसिक एसिड। ओके, सो वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन्स व्हिच मेक प्लांट ग्रो टुवर्ड द सनलाइट। इसका मतलब समझ लेते हैं पहले। इसका क्वेश्चन कहने का मतलब क्या था कि अगर मान लो कोई प्लांट अगर आपने अंधेरे कमरे में लगाया हुआ है, ठीक है, एक पॉट प्लांट है हमारे पास, अंधेरे कमरे में अगर है, और अंधेरे कमरे में सोर्स ऑफ लाइट जो है ना वो एक तरफ से आ रही है, एक पिन साइड से, यहाँ से जो लाइट है आपको सिर्फ इधर की तरफ को आता है। तो यहाँ पे क्या देखा जाता है कि जो एपिकल पोर्शन होता है यहाँ पे स्टेम का, ये स्टेम जो होगा ये इधर की तरफ को मुड़ जाएगा, इधर से लाइट आ रही है, ठीक है, ये स्ट्रेट ना होकर जिधर से लाइट आएगा उधर मुड़ जाता है। इसको हम कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म, द मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड द सनलाइट। और इसको कॉज करवाने के लिए जो हार्मोन रिस्पांसिबल होता है, द हार्मोन नेम इज ऑक्सिन, ठीक है, कि फोटोट्रॉपिज्म के लिए ऑक्सिन रिस्पांसिबल होता है। और आपको याद भी होगा शायद कि जो ऑक्सिन की डिस्कवरी हुई थी वो इसी फिनोमेना को ऑब्जर्व करते हुए हुई थी, ठीक है, कि जो डार्विन थे, ठीक है, डार्विन ने इसको डिस्कवर किया था बेसिकली। तो जनरली क्या देखा जाता है कि ऑक्सीजन इज रिस्पांसिबल फॉर द ग्रोथ, यहां पे ऑक्सीजन रिस्पांसिबल रहेगा, ठीक है। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं जो हमारे पास थे अभी, ठीक है ना। अभी हमारे पास और क्वेश्चन आ गए हैं, तो वी आर नाउ मेकिंग द सेकंड पार्ट। तो आप लोगों को सेकंड पार्ट देखने के लिए आपको यू हैव टू सब्सक्राइब आवर चैनल ताकि आप उसे देख सकें।